हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 5वां जन औषधि दिवस ये मनाया गया 7 मार्च को। वैसे 1 से 7 मार्च तक मनाया गया जन औषधि सप्ताह। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए बन गए हैं एसएस दुबे। सीजीए और कैग में क्या अंतर होता है कल की वीडियो में बताया गया था, आप जाकर देख सकते हो। भारत और फ्रांस के बीच में केरल में फ्रिंजेक्स 2023 नाम के एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनने के लिए हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक वीडैम के द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत को रखा गया है 108वें स्थान पर। और वहीं ईआईयू के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46वें पर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा सिक्किम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया। साथ ही साथ सिक्किम को एक सर्टिफिकेट में भी मिल चुका है लंदन के द्वारा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा, कि पूर्णतः जैविक खेती करने का ये बन गया है इकलौता राज्य दुनिया का। जवाहरलाल इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एएसक्यू अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट को। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा, ये पुस्तक लिखी है पी ज्योतिमणि और जी बालन ने। पुस्तक है इंपॉर्टेंट, इसका नाम आप याद रखेंगे। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये साल का पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स होता है और इस सीजन का ये पहला था वह मैक्स वर्स्टेपन के नाम। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, रेडबुल की ड्राइवर हैं ये, और इन्होंने अपना पहला जीत लिया। पिछले सीजन में सबसे ज्यादा 15 इन्होंने जीते थे। चलिए, ये तो क्विकली रिवीजन हुआ आपका कल का। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होता है दोस्तों। और इस बार होली के त्योहार की वजह से थोड़ा सा दब गया, लेकिन इंटरनेशनल विमेंस डे आप समझिए कि वर्ल्ड वाइड ये मनाया जाता है 8 मार्च को, और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित दिवस में से एक दिवस ये माना जाता है, इंटरनेशनल विमेंस डे। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए, महिलाओं की प्रति समानता को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में इनके खिलाफ जो हिंसा, दुर्व्यवहार, इन सब के चीजों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए, हिंसा, दुर्व्यवहार वगैरह चीजें बंद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1911 से शुरू हुआ था, लेकिन फिर 1917 में रूसी क्रांति के बाद थोड़ा सा और इसको बढ़ावा मिला, और उसके बाद ये 8 मार्च डिसाइड हुआ, तब से ये मनाया जाने लगा। थीम इस बार की रखी गई है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। थीम इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अभी मैं यहीं पर आपसे कहूं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, तब आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को अभी पिछले महीने ही मनाया गया ना। किसकी जयंती पर मनाते हैं हम लोग? सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। सरोजनी नायडू जी की जयंती पर, जो कि भारत की पहली ये महिला राज्यपाल थी, और इसके अलावा साथ ही साथ ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट के बाद। और ये तो राष्ट्रीय हुआ, अंतरराष्ट्रीय हुआ। ठीक है, महिला दिवस। बालिका दिवस भी आपको पता होगा। बालिका दिवस, बालिका दिवस, तो बालिका दिवस भी दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी को 1966 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इसी दिन पहली बार शपथ ली थी। इस वजह से इंदिरा गांधी जी की याद में मनाया जाता है ये। ठीक है, इंदिरा गांधी जी शपथ ली थी, जयंती पर नहीं। बहुत लोग जयंती पर लगा देते हैं, ठीक, वो गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेट हैं, याद रखना है, कंफ्यूजन ना होने पाए। दोनों को याद, चारों को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये मार्च महीने का इंपॉर्टेंट डेट है जो अभी तक आया हुआ है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसमें आगे ऐड होता जाएगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, यानी जीरो जीरो टॉलरेंस डे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, और 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस भी मनाते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, और 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सुशासन सम्मेलन दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एड्रेस इनॉग्रेल सेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस इनोवेशन इन भोपाल। वैसे गुड गवर्नेंस से तुरंत ही आपको याद आ जाना चाहिए गुड गवर्नेंस डे। ये कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। इस वजह से गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाते हैं उस दिन। फिलहाल यहाँ गुड गवर्नेंस को लेकर के एक यहाँ पर आयोजन हुआ, ठीक है, समारोह आयोजित किया गया जो कि 2 दिन का था, 6 और 7 मार्च के लिए। तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन कौन सा मंत्रालय आजकल देख रहे हैं? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग भी देख रहे हैं और अंतरिक्ष विभाग भी ये देख रहे हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके नाम कौन कौन से मंत्रालय हैं आज के टाइम पर, ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास में ये स्वतंत्र प्रभार पर हैं, स्वतंत्र प्रभार पर हैं। आगे देखते हैं, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश आया है, अभी एक नया जिला भी बना हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा जिला बना हुआ है मध्य प्रदेश में। ये पूछा जाएगा जरूर, एसएससी के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि कौन सा जिला ऐड हुआ नया, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो 52 जिले थे, अब 53 जिले हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। 53वां जिला आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट है, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो जा रहे हैं एग्जाम देने, उनको तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, आराम से जा करके पेपर दो। और कल मैंने आपको प्लेलिस्ट भी भेज दिया था, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन का एग्जाम लगा हुआ है 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 वगैरह में, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनको देखकर जरूर जाइएगा। और आज के बाद, क्योंकि एसएससी पैटर्न रिवाइज कराता है, अपना पैटर्न रिपीट करता है, सेम पैटर्न रखता है, तो आज के बाद से जो एनालिसिस आएगा उसको भी देखिएगा जरूर। एनालिसिस की वीडियो मैं भी कोशिश करूंगा वीडियो बना करके आपको बताऊं कि कहां कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको कहां कहां पर देखकर जाना है। पैटर्न रिपीट होता है, खास करके 4 से 5 दिन तक तो रिपीट होता ही रहता है। तो 9 तारीख को जो एग्जाम होगा उस पर बहुत ही अच्छे से डीप एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, जिससे 9 तारीख से 14-15 तारीख तक के एग्जाम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण सत्र का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है नई दिल्ली में। ये 10 मार्च को ये उद्घाटन करेंगे। एक्चुअली में अभी यहाँ पर किया मैंने दिया हुआ है क्योंकि ये होगा, तीसरा सेशन होगा, ये 10 और 11 मार्च को होगा, थर्ड सेशन है। और ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है। ये थीम इंपॉर्टेंट है, थीम नोट डाउन कर लीजिए। इस बार की थीम है बिल्डिंग लोकल रिसाइलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो गृह मंत्री अमित शाह जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है आपदा जोखिम न्यूनीकरण सत्र की, लेकिन इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एनडीआरएफ वगैरह आप जानते हो ना, ये गृह मंत्रालय के तहत आती है और यहाँ पर भी देखो आपदा जोखिम को लेकर के है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी गृह मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए अध्यक्षता पूछा जाएगा तो गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे। और ये उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 10 मार्च को एक्चुअली में करेंगे, लेकिन जब ये वीडियो कंटेंट इकट्ठा हो जाता है तो फिर हो गया रहता है न्यूज, अभी कल तक ही हो ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर किया लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए, 10 मार्च को ये होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अट्टुकल पोंगल उत्सव ये दोस्तों केरल में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। देखो, एक मैंने आपको बताया था पोंगल महोत्सव, याद हो अगर आपको, पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। जल्लीकट्टू जब होता है, जब हम लोग उत्तर भारत में मकर संक्रांति मना रहे होते हैं, खिचड़ी लोहड़ी मना रहे होते हैं, उस टाइम पर पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और जब जल्लीकट्टू प्रतियोगिता होती है बैल दौड़ वाली, तो वो भी पोंगल है। और यहाँ पर देखो ये पोंगल से ही मिलता जुलता पोंगला है, ठीक है, अट्टुकल पोंगला, लेकिन ये दूसरा है, उसको आप कंपेयर मत कीजिएगा। अट्टुकल पोंगला बेसिकली, ये अट्टुकल एक मंदिर है वहां पर केरल में, वहां पर होता है ये आयोजित, ठीक है। और ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है, उत्सव होता है, इसमें महिलाएं इकट्ठा होती हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, 2009 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था अट्टुकल मंदिर में, ठीक है। 2009 में इसी दिन, एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा होने का इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 2.5 मिलियन महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था।
ये अट्टुकल मंदिर केरल में है और यहीं पर यह आयोजित होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अट्टुकल मंदिर में इसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। सबरीमाला अगर मंदिर आपको याद हो, ये भी केरल में ही पड़ता है। सबरीमाला की स्टोरी भी मैंने आपको बता रखी है। सबरीमाला का केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था। एक्चुअली में यहाँ पर कुंवारी महिलाओं पर प्रतिबंध है, मतलब कुंवारी महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, बहुत ज्यादा विवाद हो गया था और सुप्रीम कोर्ट को 7 जजों की एक बेंच भी बैठानी पड़ी थी। ठीक है, तो सबरीमाला में यही है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, सबरीमाला में कुंवारी महिलाएं नहीं एंट्री कर सकती, जबकि अट्टुकल मंदिर में यहां पर केवल महिलाएं ही एंट्री करती हैं। ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। सबरीमाला जो मंदिर है ये भगवान अयप्पा को लेकर है। किसको? भगवान अयप्पा को लेकर के, अयप्पा को लेकर के। ठीक है, और ये माना जाता है कि भगवान अयप्पा जो है ये बाल ब्रह्मचारी थी, इसलिए कुंवारी महिलाओं के प्रवेश पर वहां पर बैन था। आपसे पूछा जाएगा किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। ठीक है, तो दो प्रकार के मंदिर आप याद रखेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल अगर आप देखोगे दक्षिण भारत में यहाँ पर पड़ता है केरल। यहाँ के पिनरई विजयन सीएम है, आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क में बात करें तो इडुक्की नेशनल पार्क है, पेरियार वन्य अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पलक्कड़ गैप, थामास रासरी, ठीक है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ के। ठीक है, जिलों की संख्या 14 है यहाँ पर। आगे 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों सिप्रा दास ने। देखो अभी राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिए गए, 8वां संस्करण इसका दिया गया और इसमें कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, सिप्रा दास गेट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड दिए गए। नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित करके डॉक्टर एल मुरुगन, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, इन्होंने पुरस्कार प्रदान किए हैं। सिप्रा दास, इनको 3 लाख रुपए की कैश प्राइज मिली है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में ये अवार्ड जीती हैं। शशि कुमार रामचंद्रन जी को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। इनको पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए मिली है। एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अरुण साहा को। ठीक है, कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें ये 3 महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑफर चल रहा है, ऑफर का आज लास्ट दिन है, तो आज जिन जिन लोगों ने फायदा नहीं उठाया है अभी तक, वो फायदा उठा लें। कल तो यहाँ पर कूपन भी, उसका जो अलॉटमेंट था वो एंड हो गया था, तो इसलिए कुछ कूपन कोड लास्ट में अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, दोबारा से वो अलॉट कर दिया गया है, साइज बढ़ा दी गई है, तो आप फिर से कूपन कोड अप्लाई होंगे और आप लोग फिर से उसको ले पाओगे। कल बहुत लोगों को प्रॉब्लम आने लगी शाम के बाद से, क्योंकि जितने कूपन कोड अलॉट किए गए थे वो सब सोल्ड आउट हो गए थे, तो इसलिए अब बढ़ा दिया गया है। जो जो लोग अभी तक फायदा नहीं उठाए हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। सिर्फ 4 रुपए में 1 मंथ की पूरी डिटेल कंटेंट वाली ई बुक मिल रही है आपको। जनवरी से दिसंबर 2022 तक की ई बुक ये आपको मात्र 19 रुपए में मिल जा रही है, हिंदी लो या इंग्लिश। इसके अलावा राफेल जेट आपको सिर्फ और सिर्फ 16 रुपए में मिल जा रहा है। मतलब आप देखो कि इतना ज्यादा सस्ता, 80% तक का डिस्काउंट हो जा रहा है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। एमजेटी ऐप पर जाओ, इसे परचेज करो। ठीक है, अगर आपने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो वो कोर्स भी ज्वाइन करने का बहुत ही बेहतरीन अवसर है, कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी के लिए। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, जिन लोग को कोई अगर तकलीफ होती है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आपका पूरा का पूरा हेल्प किया जाएगा इस नंबर पर। ठीक है, चलिए, फाइलुरस फेम्ब्रिएटस नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये किस देश में खोजी गई है? ये ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे द्वीप भी हैं, आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा। तो वहां पर एक एक द्वीप में ही आइलैंड है, वहां पर पाया गया है एक नई प्रजाति छिपकली की। ये 15 सेंटीमीटर की लंबाई वाली है, सरीसृप टाइप की है। क्वींसलैंड द्वीप पर ये खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया का एक निर्जन एक द्वीप है, निर्जन बोले तो वहां पर आदमी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो फाइलुरस फेब्रिएटस नाम रखा गया है इस नई प्रजाति का, ऑस्ट्रेलिया में ये खोजा गया है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे नीचे तो यहां पर आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, ये अलग सा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, यहां पर आपको दिख जाएगी राजधानी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। यहाँ की करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो बन गई हैं कैप्टन सालिजा धामी। कैप्टन सालिजा धामी ये इंडियन एयरफोर्स में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को की कमान संभालेंगी। ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वीमेन बन गई हैं। आर्टिकल देख लीजिए, ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी फर्स्ट वीमेन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। इनको दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में एक मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय वायुसेना में होंगी। कुछ और ऐसे मिलते जुलते अगर प्रश्नों की बात करें तो दोस्तों विदेशों में वार गेम्स में हिस्सा बनने वाली पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी। और अवनी चतुर्वेदी इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भावना कांत का नाम आप याद रखेंगे। भावना कांत भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 किसने जीता? तो ये अवार्ड जीत लिया है भेल ने। BHEL एक महारत्न कंपनी है और इसने अभी CBIP अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी में? सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले की कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लेंगे, इसके रिगार्डिंग है। भेल ने ये अवार्ड रिसीव किया है CBIP से। CBIP का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ये पुरस्कार श्री रेणुका गेरा जो कि निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं इसमें भेल में, वो और डॉक्टर नलिन सिंघल जो कि CMD हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या कह सकते हैं महानिदेशक, वो हैं। इन दोनों ने रिसीव किया है। इसके अलावा एक और कंपनी है ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड OPTCL, इसको भी एक अवार्ड मिला है। इसको मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ट्रांसमिशन पावर सेक्टर में यह अवार्ड पाया हुआ है, जो राज्य स्तरीय होते हैं उन कैटेगरी में। भेल जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं डॉक्टर नलिन सिंघल। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2014-15 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी गुनी हो गई है? तो ये हो गई है 2 गुनी। अभी NSO ने यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डाटा जारी किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है उसके द्वारा ये डाटा जारी किया गया है कि पिछले 8 सालों में प्रति व्यक्ति आय भारत में 2 गुनी हो गई है। कितनी? डबल हो गई है। इसने बताया कि 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आय थी यानी पर कैपिटा इनकम थी, इनकम की, वो लगभग थी 86,000 समथिंग के आसपास में। यहाँ पर आप देख पाओगे 86,000 के आसपास में थी और 99% की ग्रोथ हुई है और 1.72 लाख पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये नॉमिनल टर्म की बात हो रही है। अगर NSO का डाटा लिया जाए, नॉमिनल टर्म की बात की जाए, तब इसमें 2 गुनी हुई है पर कैपिटा इनकम। एक और होता है रियल टर्म। रियल टर्म में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 35% की ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, 8 सालों में। यहां पर देखो कि रियल टर्म में 2014-15 में 72,805 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी और ये 35% बढ़ करके 98,118 रुपए प्रति व्यक्ति आय पहुंच गई है। अब आप सोचोगे कि सर ये बताइए कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब यही तो हुआ ना कि भारत में प्रति व्यक्तियों की कम से कम इतनी आय तो होती है 1.72 लाख रुपए। लेकिन ये 1.72 लाख रुपए है कहाँ? मतलब हम लोग को तो दिखता नहीं, हम लोग की इतनी इनकम तो होती नहीं है। तो देखो ये प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमी की क्लास में आपको बताया गया है कि टोटल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है GDP का, ठीक है। तो उसी से डिवाइड करके निकलता है। तो यहाँ पर ये चीजें निकल करके आई हैं। अब इसमें देखो कि कुछ अमीर भी होंगे, जो अमीर होंगे उनके पास बहुत ज्यादा इनकम होगी, कुछ बहुत ज्यादा गरीब होंगे जिनके पास बहुत कम अमाउंट होगा। लेकिन ओवरऑल जो पैसा है, ओवरऑल में तो इनकम बढ़ रही है, ओवरऑल में तो पर कैपिटा इनकम निकल रहा है, तो दोगुनी दिख रही है। लेकिन अभी गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर जो है ये बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग को ये फर्क दिख रहा है कि मतलब अभी भी गरीबी और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये रिपोर्ट ये नहीं बताती है कि अमीरी गरीबी कितना कम या ज्यादा हो रही है। हाँ, ये जरूर बताती है कि देश कितना ज्यादा अमीर हो रहा है, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की घोषणा की? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी हाल ही में स्वरोजगार योजना की घोषणा की है एकल महिलाओं के लिए। एकल महिलाएं बोले तो सिंगल वीमेंस के लिए।
जो सिंगल वीमेंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ जो महिलाएं विधवा हो गई रहती हैं, या फिर जिन्होंने सिंगल ही रहने का फैसला किया है, शादी नहीं की है, या फिर ऐसी बालिकाएं जो अनाथ हो गई कोविड या किसी अन्य वजहों से, तो इन सब महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार योजना की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है, इस योजना की। इनको अच्छा, साथ ही साथ में महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं में 30% आरक्षण की भी घोषणा की इन्होंने, जो कि पहले से भी दिया जा रहा था और इधर भी घोषणा की हुई है। साथ ही साथ वात्सल्य योजना जो चल रही है उत्तराखंड की ना, उसकी मासिक किस्त भी इन्होंने कल प्रोवाइड की। वात्सल्य योजना के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये चर्चे में आई है। वात्सल्य योजना दोस्तों कोविड में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना है। जब कोविड चल रहा था, कोविड के बाद बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए थे, तो लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने नाम से, अलग अलग नामों से इस प्रकार की योजना शुरू की थी उन अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी में उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना शुरू की थी। 21 वर्ष तक ये 3,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्लस एजुकेशन करता रहेगा। ठीक है, फ्री में प्रोवाइड करता रहेगा उन बच्चों के लिए। उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर जान लो। उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और होली ऑफर का सभी लोग फायदा उठाइए। जाइए एमजेटी ऐप पर, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था एशियाई शेयरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रसिद्ध टूर्नामेंट का संबंध फुटबॉल से है, तो संतोष ट्रॉफी पहले में गुजरात का आंसर रहेगा। और आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों का ध्यान रखिएगा। और सीएचएसएल के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट भेजी हुई है, उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को देख डालो आप। ठीक है, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भेजा गया है, और उनसे आपका काफी ज्यादा बेनिफिशियल मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाली है उससे। फिलहाल आप फ्री में क्विज पीडीएफ सब कुछ आप हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और अगली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।